नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने लहरों के राजहंस लेकर। चूँकि लहरों के राजहंस के जो मैं प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ वो थोड़ा सा स्पीड से करने पड़ेंगे, उसके पीछे कारण मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो आज जो करने जा रहा हूँ लहरों के राजहंस जो मोहन राकेश कृत नाटक है उसके प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूँ। प्रश्नोत्तर कौन से करवाने वाला हूँ? जो 2010 से लेकर 2023 के मध्य पूछे गए हैं पहले वो प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूँ। अब आप पूछेंगे कि सर पुराने प्रश्नोत्तर क्यों करवाने जा रहे हो? तो मैं वो प्रश्नोत्तर है वो इसलिए करवाने जा रहा हूँ ताकि आपको ये बता पाऊँ कि प्रश्नोत्तर जो है वो कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के आते हैं। चूँकि मैं वैसे तो मैं कहता ही रहा हूँ कि कभी भी जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ये बहुत लंबे समय से मैं जानता हूं और बताता भी आया हूं कि कितनी भी मजबूरी रहे, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में अगर कोई भी पुस्तक लगी हुई है, कोई भी टॉपिक लगा हुआ है, तो पहली बात तो उसको सरसरी निगाह से एक बार जरूर पढ़ें। और अगर कोई बड़ी किताब लगी हुई है तो उसकी भूमिका, उसके प्रारंभिक पेज और उसके अंतिम पेज और उसके अंतिम पृष्ठ पर जो कुछ लिखा होता है वो जरूर पढ़ें। और कुछ और समय मिले तो जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं अन्य किताबों में लिखे होते हैं उसके बारे में वो जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। और इन दिनों मैं क्या कर रहा हूं कि ये आपको सिद्ध कर रहा हूं, पुराने प्रश्न भी लेकर आता हूं और उसके साथ साथ बताता हूं कि ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहां से आया हुआ है, ये प्रश्न जो है ये कहां से आया हुआ है, ये प्रश्न जो है ये कहां से आया हुआ है। तो पहले तो मैं 2010 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्नोत्तर है वो करवाऊंगा, साथ साथ में मैं कोशिश भी करूंगा कि वो क्वेश्चंस कहां से आया है ये भी आपको बता दूं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसके बाद जो है वो जहां से क्वेश्चन आया है वो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलते हैं। ये कोर्स है भैया आरपीसी स्कूल व्याख्याता का 1499 रुपये और ये वरिष्ठ अध्यापक हिंदी 1499 रुपये। ये टेस्ट सीरीज है जो पहले 699 रुपये में थी, ठीक है, अब सिर्फ 99 रुपये में कर दी है। किसी ने लेनी हो तो ले लेना भैया, नए साल पर ऑफर है। फिर मैं जल्दी से ऑफर देता नहीं हूँ, फिर मत कहना कि ये क्या हुआ, क्योंकि अब कोर्स पर ऑफर जो है वो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। लहरों के राजहंस प्रतीक है, लहरों के राजहंस प्रतीक है। क्या है लहरों के राजहंस? क्योंकि नॉर्मली विद्यार्थी ने पढ़ना है तो वो यहां पढ़ ले, ठीक है ना। लहरों के राजहंस प्रतीक है, किसका प्रतीक है? बीजगुप्त। लहरों के राजहंस किसके प्रतीक हैं? बीजगुप्त के, नंद के, श्यामांग के, सुंदरी के, तो नंद के प्रतीक है। लहरों के राजहंस किसके प्रतीक है? नंद के प्रतीक है। और ये क्वेश्चंस जो है ये कहां से पूछा गया है? ये क्वेश्चंस भूमिका में से पूछा गया है। भूमिका में स्पष्ट लिखा गया है कि लहरों के राजहंस नंद के प्रतीक हैं, ठीक है ना। भूमिका में स्पष्ट लिखा गया है। भूमिका, एक मिनट बच्चों, अच्छा, मैं क्या करता हूं कि जब पढ़ाने आया हूं तो अस्त्र शस्त्र अपने साथ ही लेकर आता हूं, ठीक है ना। यह है भूमिका, ठीक है ना। इस भूमिका में से ये दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। तो कहने से तात्पर्य है कि मैं ये आप लोगों को बताने आया हूं कि पुराने क्वेश्चंस, जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि पुराने प्रश्नोत्तर जो होते हैं वो इसलिए नहीं पढ़े जाते कि उन्हें याद किया जाता है, वो इसलिए पढ़े जाते हैं कि हमने ये देखना होता है कि वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के फिर पूछे जाएंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि लहरों के राजहंस के जो क्वेश्चंस है 2010 से लेकर 2023 के बीच में अधिकतर प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं उसकी भूमिका से। अधिकतर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो उसकी भूमिका से ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। और जो वो भी मैं बता दूं कितनी संख्या है, लगभग 2010 से लेकर आज तक लहरों के राजहंस से पूछे गए क्वेश्चंस की संख्या लगभग 13-14 क्वेश्चंस है। 13 से लेकर 14 क्वेश्चन तक है, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 क्वेश्चंस जो है जो भूमिका से पूछे गए हैं, ठीक है ना। 7 क्वेश्चंस जो है
वो केवल भूमिका से पूछे गए हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन जो भूमिका से पूछे जाते हैं, भूमिका नाम मात्र की छोटी सी होती है, एक रीडिंग मारने से आपको याद रह जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। हाँ, वो बता रहा था, वो बीच में छोड़ दी मैंने बात, कि या तो भूमिका से पूछे जाते हैं या जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रारंभिक जो 4-5 पेज है उनमें से पूछे गए हैं। तो ये भी आपको बता दूं कि जैसे लहरों के राजहंस है और एक आधा क्वेश्चन उसके पात्र परिचय में से है, तो वो भी भूमिका ही मान लो, ठीक है ना। तो एक तो आप पात्र परिचय देख लें, एक अंक देख लें, एक अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है या नहीं किया गया ये देख लें, ठीक है ना। और दूसरा आपने क्या देखना है कि प्रत्येक अंक, जैसे लहरों के राजहंस 3 अंकों में विभाजित है, लहरों के राजहंस कितने अंकों में विभाजित है? 3 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक जो है वो दृश्यों में विभाजित नहीं है। नाटकों में क्या होता है कि नाटक जो होते हैं वो अंकों में तो विभाजित होते ही है, उसके बाद जो है वो दृश्यों में भी विभाजित होते हैं। अभी इस अंक के अंदर इतने दृश्य है, इस अंक में इतने दृश्य है। जैसे जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है वो अधिकतर अंकों में विभाजन होने के साथ साथ आगे दृश्यों में भी विभाजित है। तो उनमें पूछा जाता है कि यह नाटक कितने अंकों में है और कुल कितने दृश्य है, इस अंक में कितने दृश्य है, इस अंक में कितने दृश्य है, कुल कितने दृश्य है, ऐसा पूछा जाता है। लेकिन इस नाटक में क्या है, इस नाटक में भी पूछा गया है कि लहरों के राजहंस में कितने दृश्य है। तो लहरों के राजहंस में एक भी दृश्य, मतलब दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। लहरों के राजहंस केवल अंकों में विभाजित किया गया है। यह छोटा नाटक है। और मोहन राकेश जो थे वो इतने प्रसिद्ध नाटककार थे कि रंगमंच के लिए उनके नाटक जो सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि इसी तरीके से उनके बनाए गए थे नाटक जो। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आपने तैयारी करनी है और कम समय बचा है आपके पास, तो आप एक तो उसकी भूमिका पढ़ लीजिए, पात्र परिचय पढ़ लीजिए, ठीक है, भूमिका और पात्र परिचय पढ़ लीजिए। और फिर थोड़ा सा समय और बचता है तो प्रत्येक अंक की प्रारंभिक 2-4 या 1-2 पेज और प्रत्येक अंक का अंतिम 1-2 पेज, ठीक है ना, ये पढ़ लीजिए। तो टोटल ये 3 अंक के 6 पेज ही बनेंगे और एक स्पीड में आप पढ़ जाओगे। ये पढ़ लीजिए, उनमें से लगभग आने के चांस रहते हैं। बाकी अगर समय है तो फिर तो कहना है क्या, फिर तो 1 या 2 रीडिंग स्पीडली आपको मारनी ही चाहिए और फिर आकलन करना चाहिए कि किस प्रकार के जो वाक्य है वो किसके हो सकते हैं। बस यही पूछा जाएगा, या तो भूमिका में से पूछा जाएगा और या फिर यह पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है या किसके लिए है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का, लहरों के राजहंस में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है लहरों के राजहंस में? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कथन सुंदरी का है। सुंदरी का कथन किससे है? यह है नंद से। जब नंद जो है वो अपने सर के सारे बाल कटाकर आ जाते हैं, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, तब वो ऐसा कहती है कि सिर एक भिक्षु का है और शेष शरीर एक आहत योद्धा का है। जब ये नाटक शुरू होता है तो पहले अंक के जो वाक्य हैं वो भी बता दूं। शुरू में ही प्रारंभ में ये कहा जाता है, बौद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। धम्म शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसा लिखा है। यहीं से शुरुआत होती है। बाकी चीजें भी बताऊंगा, चिंता मत करें। इसकी भूमिका अलग से करवाने वाला हूं। इसके बाद जो भूमिका देखेंगे आप, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? तो अच्छे से ध्यान है हमें कि अश्व घोष का सौंदरानंद, अश्व घोष का जो सौंदरानंद है उसको आधार बनाया गया है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2011 में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए, कुछ संस्कृत में, कुछ सामान्य में, ठीक है ना। 2011 में पूछे गया, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया? अश्व घोष के सौंदरानंद को बनाया है। यह क्वेश्चन भी कहां से है? यह प्रश्न भी जो है भूमिका से ही लिया गया है। यह प्रश्न भी कहां से है? भूमिका से ही लिया गया है। इसमें एक चीज और आ गई है सामने, मैं बता दूं कि लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया है। अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य
अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सुंदरानंद में जो इस नाटक की कथा का आधार है, सुंदरानंद में जो इस नाटक की कथा का आधार ऐसा लिखा गया है, यह 2011 में भी आया था और इसी बात को पूछा गया था 2023 में भी इसी बात को पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2023 में भी इसी बात को पूछा गया है, ध्यान लगा लेना। 2011 में भी पूछा गया है और 2023 में भी इसी बात को पूछा गया है। चलते हैं आगे। लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? लहरों के राजहंस किस नाटकीय स्थिति का पुनराख्यान है? भी किस नाटकीय स्थिति का पुनः आख्यान है, ठीक है ना, कहानी है। नारी और पुरुष की अहम देख लेता हूं मैं, नारी और पुरुष की अहमन्यता ऐतिहासिकता एवं रोमांस, सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का द्वंद्व, कल्पना और यथार्थ। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का द्वंद्व, यही महत्वपूर्ण है। और इसमें भी यही रहता है क्योंकि जो नंद होते हैं, लहरों के राजहंस किसका प्रतीक है? नंद के प्रतीक है। और पूरी कहानी किसकी है? नंद की है। और साथ में नायिका कौन है? सुंदरी है। और नंद ही है जिनका मन लहरों के राजहंस की तरह इधर उधर भटकता है। लहरों के राजहंस की तरह इधर उधर भटकता रहता है कि जिधर उसको लहरें ले जाती है उधर ही राजहंस चले जाते हैं। इसी प्रकार नंद है या नंद का मन है कि जिधर परिस्थितियां ले जाती है उधर ही वो चले जाते हैं। तो इस तरह से उनका जो द्वंद्व है वो ये रहता है कि वो चाहते हैं कि सांसारिक सुख प्राप्त करें या आध्यात्मिक शांति प्राप्त करें। इसी के मध्य का द्वंद्व जो है वो इस कहानी का मुख्य आधार है। इसी दो बातों का जो द्वंद्व है वो इस कहानी का मुख्य आधार है। ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है? 2013 में ये पूछा जा चुका है। जैसे ही भूमिका, ये देखो पहला पेज है, आपको बता दूं ये भूमिका का पहला पेज है और ये कब लिखा गया है? 2013 में। ये पहला पेज है भूमिका का, ठीक है ना। ये कौन सा पेज है? पहला पेज है। इसमें से 2013 में भी एक क्वेश्चन, 2011 में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सॉरी 2010 में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2011 में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2013 में भी पूछा जा चुका है, 2023 में भी पूछा जा चुका है। अभी तक 4 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जा चुके हैं, आगे और भी आ जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, पहले पेज में से। अब मुझे बताओ, ठीक है ना। और एक सीधा सीधा यहां से पूछा गया है, ये पात्र परिचय दिया गया है, ये पात्र परिचय दिया गया है, इतना सा। कितने पात्र हैं इसके? कुल मिलाकर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 पात्र हैं और उनका कोई ज्यादा परिचय नहीं है, सिर्फ 10 पात्र है। और जो आसानी से श्वेतांग और वेतांग ये आसानी से याद रह जाते हैं, सिर्फ 10 पात्र है। इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, चीजें जो है सारी प्रमाणिक मिलने वाली है भैया, ये नहीं है ऐसा वैसा ज्ञान यहां चलने वाला नहीं है। या तो क्लास लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसे ही फोड़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ी हिंदी वाली। लहरों के राजहंस नाटक के उपजीवीय ग्रंथ सुंदरानंद के रचयिता है, ठीक है ना। लहरों के राजहंस नाटक के उपजीवीय ग्रंथ सुंदरानंद के रचयिता है। अब देखो, सुंदरानंद के रचयिता है, सुंदरानंद के रचयिता है। अब सुंदरानंद के रचयिता कौन है? 2013 में यह पूछा गया है। कब पूछा गया है? ये 2013 में पूछा गया है कि लहरों के राजहंस नाटक के उपजीवीय ग्रंथ सुंदरानंद के रचयिता है। तो कौन है सुंदरानंद के रचयिता? अश्व घोष है। और ये भी 2013 में जो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सुंदरानंद, ये 2013, ये लो, ये भी पहले पेज से ही है, ठीक है ना। दिख रहा है तो देख लेना भैया, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सुंदरानंद, ये पेज दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा तो ये देखो, अब दिख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें से, ये देख सकते हैं आप आसानी से। अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अधिकतर इसी में से पूछे गए हैं, सिर्फ कथन को छोड़कर। देख लिया होगा अच्छे से
कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखाएंगे, चिंता मत करो, याद रखोगे कि किसी के सर से पाला पड़ा था। इस बार हिंदी की वो मतलब हिंदी की हम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना। पुष्पा जैसी लैंग्वेज यूज करने वाला नहीं हूं मैं। मोहन राकेश ने अश्व घोष के काव्य सुंदरानंद की कथा को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा में रचना नहीं की है। ये अलग क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब मुझे ये थोड़ा सा कहीं मतलब क्योंकि अभी जो क्लास ली जा रही है थोड़ा सा जल्दबाजी में थी, क्योंकि कल क्या है परीक्षा है वर्ष संस्कृत शिक्षा वालों की, उसलिए ये क्लास ली थी तो जल्दबाजी मिली। तो ये मैं तथ्यात्मक जानकारी ये कहीं से पकड़ नहीं पाया था कि ये जानकारी कहाँ से है। इसके सीधा सीधा आंसर मैंने पकड़ा था कि उन्होंने केवल उपन्यास जो है इस कथा को आधार कर उपन्यास केवल नहीं लिखा है। चाहने को तो मैं बता भी सकता था, तुम्हें कुछ भी कह सकता था, लेकिन कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसकी जानकारी मुझे मिली नहीं थी, हो सकता है मिल जाए। मोहन राकेश ने, क्योंकि भूमिका भी मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ी थी, क्योंकि थोड़ा जो क्वेश्चन जिस दिन मैं क्लास बना रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे मतलब कल ही परीक्षा है, रात जो है वो लोग निकले हुए हैं इसलिए, ठीक है। मोहन राकेश ने अश्व घोष के काव्य सुंदरानंद की कथा को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा में रचना नहीं की है। तो केवल उपन्यास पर नहीं की है, बाकी कहानी, रेडियो नाटक और नाटक सभी के। नाटक तो है ही अपने पास, कहानी और रेडियो नाटक भी है। ये भी मैं आगे जब विस्तार से अपने क्लास लेंगे, नए साल से नई क्लासें शुरू होंगी। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि नए साल से YouTube पर वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की न केवल टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी बल्कि विस्तार से क्लासें होगी, जो चाहे व्याकरण है चाहे काव्य शास्त्र है, और पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और इतना शानदार करवाया जाएगा, इतना जबरदस्त मैटर मैंने कलेक्ट कर रखा है कि आप आनंद आ जाएगा। एक दो क्लासें देख लेना, जबरदस्ती नहीं है फिर भी। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस नाटक में उक्त कथन किसका है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राज नाटक में यह कथन किसका है, तो यह कथन है सुंदरी का है। किसका कथन है, ये सुंदरी का कथन है। और यह कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। किसका कथन है, सुंदरी का कथन है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जब शुरू होता है तो ये कहां से पूछा गया है। ये पूछा गया है प्यारे बच्चों नाटक के 7वें 8वें प्रश्न से पूछा गया है। मैंने निशान नहीं 7वें 8वें से नहीं, वो दूसरा है। चलो कोई बात नहीं, अभी मिल नहीं रहा। मैंने निशान तो लगाया था, नाटक पढ़ा था तब निशान लगाया था, ठीक है। तो ये क्या है, नारी का आकर्षण। इस पर जो है क्वेश्चंस 2018 में भी पूछा गया है और इसके बाद भी पूछा गया है। इसी क्वेश्चंस पर जैसे 18 में पूछा गया, उसके बाद आपने 19 में परीक्षा दी, उसके बाद आपने 22 में भी दी, तो यही क्वेश्चंस बाद में फिर पूछा गया है। यही क्वेश्चन जो है बाद में फिर पूछा गया है। और कब पूछा गया है, चलो आ ही जाएगा आगे, मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन उसकी जो मतलब पूछने का जो तरीका वही चीज होती है, वहीं से क्वेश्चंस निकल कर भी आ जाता है। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है, बिल्कुल सही है। इसकी कथा का आधार अश्व घोष का सुंदरानंद काव्य है, बिल्कुल सही है। देखो, जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। अब देखोगे, जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। वही बात है कि संसारिक सुख और आत्मिक सुख, ठीक है ना, संसारिक सुख और आत्मिक सुख जो है उन दोनों के मध्य, ठीक है ना, अंतर बताया गया, द्वंद्व जो बताया गया है। अब ये कहां से है, ये भूमिका से पूछा गया है। भूमिका से कहां से पूछा गया है, ये देखो 1 2 3 4 और 5, 5वीं लाइन है, जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, 2018, ठीक है ना। यह लाइन यहां से आई है भूमिका से, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। जीवन के प्रेय और श्रेय, आप देख सकते हैं जीवन के श्रेय और प्रेय, ये देखिए
जीवन के प्रेय और श्रेय, ठीक है ना। इसकी कथा का आधार अश्व घोष सुंदरानंद है, ये भी इसी में से, भूमिका में से। इसकी कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है, ये भी इसी में से, भूमिका में से है। अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया, बिल्कुल नहीं, ये स्पष्ट लिखा गया है। भूमिका के पेज संख्या 14 पर स्पष्ट लिखा गया है कि अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। पेज नंबर 14 पर स्पष्ट लिखा गया है कि अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। तो इस तरह से इसका उत्तर रहेगा 4। जो भी होगा प्रमाणिक होगा, उलूल जुलूल बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। लहरों के राजहंस में यह वाक्य किसने किससे कहे, तो किसने किससे कहे, सुंदरी ने कहे और नंद से कहे। सुंदरी ने कहे और नंद से कहे हैं, 2018 में यह पूछा गया था, सुंदरी ने कहे और नंद से कहे। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। मैंने कहा था ना फिर आएगा, ये फिर आ गया, तब 2018 में पूछा गया था, 19 में फिर पूछा गया है। किसका कथन है ये? सुंदरी का कथन है। वो सामान्य में पूछा गया था और ये संस्कृत में पूछा गया था, ये ध्यान लगा लेना। वो सामान्य में पूछा गया, तो सामान्य वाले जो होते हैं उन क्वेश्चनों को जरूर किया करो, क्योंकि वो ही संस्कृत में बहुत बार पूछे गए हैं, मैंने देखा है काफी परीक्षाओं में। अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? ठीक है ना। अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों के राजहंस का यह संवाद है, ठीक है ना। किसका है? तो यह है अलका का सुंदरी का अलका के प्रति, अलका का सुंदरी के प्रति, यह है सुंदरी का अलका के प्रति। किसका कथन है ये? तो कथन जितने भी आए हैं लगभग सुंदरी के आए हैं, ये भी ध्यान लगा ले। सुंदरी का अलका के प्रति कथन है। सुंदरी का ये किसके प्रति कथन है? ये है अलका के प्रति। क्वेश्चन संख्या 11, सुंदरी का अलका के प्रति कथन। सुंदरी का अलका के प्रति ये कथन है। कहां से लिया गया है? ये है, वैसे तो पृष्ठ संख्या 37 है, मेरे पास जो प्रति है वैसे ये है। पेज आपको बता दूं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 और 5वें पृष्ठ पर। मैंने बताया था 5 तक पढ़ना होता है। ये 5वें पृष्ठ से पूछा गया है। सुंदरी का कथन है और वो किससे बात कर रही है? सुंदरी अलका से बात कर रही है। किससे बात कर रही है? अलका से बात कर रही है। ये देख सकते हैं आप, निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। अलका का सुंदरी से कथन है। ये ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखो कितना आसान है। लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यह भी भूमिका से पूछा गया है। जब नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले पात्र परिचय दिया जाता है और पात्र परिचय नाम मात्र का पात्र परिचय है। इसके पात्रों में से भी अगर नहीं आते हैं तो उसमें से तो फिर कुछ आने वाला भी नहीं है। किसमें से? जयशंकर प्रसाद के नाटकों में से। ये इतना सा है, 4 लाइनों का पात्र परिचय इसमें दे रखा है। तो लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? निहारिका, मैत्री, शशांक, नंद। तो मैत्री जो है वो पात्र नहीं है। पात्र वो होते हैं जिनके कथन होते हैं, जिनके बारे में कुछ आए वो पात्र नहीं होता, जिनके बारे में सूचना आती है वो पात्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक नाटक चल रहा है, नाटक के अंदर मैंने कहा कि मैं जब जयपुर गया था तो मैंने वहाँ सलमान खान आए हुए थे और मैंने वहाँ सलमान खान को देखा था, तो नाम किसका आ गया? सलमान खान का आ गया। लेकिन क्या वो हमारे नाटक के पात्र हैं? नहीं है। तो इसी तरह मैत्री का जो नाम है वो जरूर आया हुआ है। मैत्री का इस नाटक में, लहरों के राजहंस नाटक में नाम तो जरूर आया है, क्योंकि जो उन्होंने कामोत्सव किसने वो क्या कहते हैं, कामोत्सव किसने रखा था? तो किसने? सुंदरी ने रखा था। तो उस कामोत्सव में उसको ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त क्या है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो भी वहां आते हैं, तो उसको, सुंदरी को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कामोत्सव में न आए। जो कोई यहां से बाहर गया हुआ है ऐसा तो हो सकता है, लेकिन यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि राजमहल से निमंत्रण जाए
और कोई व्यक्ति ना आए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। और वह कामोत्सव का आयोजन इसलिए करती है क्योंकि बुद्ध जो है वो वहाँ पर जो है अपने प्रवचन वगैरह जो भी है ज्ञान देने वाले होते हैं, इसलिए वो चाहती है कि वहाँ लोग न जाए और सभी लोग यहाँ आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और उस कामोत्सव में केवल एक ही व्यक्ति आता है, वो होता है मैत्री, और कोई नहीं आता, सभी के सभी बुद्ध के पास जाते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है? लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस पर आधारित है? ये देखिए एक बार फिर से वही क्वेश्चन तीसरी बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन जिसमें क्या बात आ रही है कि सौंदरानंद पर, सौंदरानंद पर यह आधारित है। किस पर आधारित है? सौंदरानंद पर। यह क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? भूमिका से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? भूमिका से पूछा गया। तो यह क्वेश्चन कम से कम 3 बार आ चुका है और हो तो ये 4 बार आ चुका है। अभी आपके सामने ये आ चुका है इतनी बार क्वेश्चन, ठीक है ना। 2-3 बार तो यह है कि आधार क्या है, 2 बार तो आधार आ चुका है, तीसरी बार यह आ चुका है, चौथी बार यह आया था कि जिस पर आधारित है सौंदरानंद पर, उसके रचयिता का नाम क्या है? तो अश्व घोष। देख के बताऊं क्या? थोड़े ये बता देते हैं, अभी चिंता मत करो। लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? 1, उपजीवीय ग्रंथ है 2, वैसे ये 1, 3 ये भी हो जाएगा 3, चार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एक पर। निम्नलिखित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है, ये सबसे आसान हो गया। मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है, 2023 में बिल्कुल आसान पूछा गया था। तो मोहन राकेश के बारे में तो अपने को जानकारी होनी चाहिए, और मोहन राकेश ने ज्यादा नाटक लिखे भी नहीं थे। आषाढ़ का एक दिन था, लहरों के राजहंस थे, आधे अधूरे थे। कि आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो नाटक लिखा गया था वो आषाढ़ के दिन लिखा गया था, और फिर लहरों के राजहंस लिखा गया था, उसके बाद आधे अधूरे लिखा गया था। सबसे पहले आषाढ़ का दिन, फिर लहरों, और ये था द्वंद्व, सभी के सभी आषाढ़ का एक दिन है, उसमें भी द्वंद्व दिखाया गया है, स्त्री पुरुष का, नायक नायिका का द्वंद्व दिखाया गया है। और जो उसके बाद लहरों के राजहंस है उसमें भी नायक नायिका के द्वंद्व दिखाया गया है, और उसके बाद जो आधे अधूरे है वो भी वर्तमान से जुड़ा हुआ द्वंद्व है। तो मादा कैक्टस जो है वो इनका नाटक नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, 3 ही तो नाटक है, तो इतनी कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं थी इसको याद करने में। तो ये थे लहरों के राजहंस के संबंधित पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और इन प्रश्नों को करवाने का औचित्य मेरा यह नहीं था कि मैं आपको प्रश्नोत्तर करवा रहा था। प्रश्नोत्तर तो आपको हो सकता है हर जगह मिल जाएंगे ये वाले, लेकिन मेरा औचित्य यह था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि वर्तमान जो समय है वो न केवल रट्टा मारने का या बहुत अधिक पढ़ने का नहीं है। आप जो भी विद्यार्थी चयनित होता है उससे आप पूछिए, वो आपको 2 बातें जरूर बताएगा। 2 बातें ये है कि पहली तो ये है कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपकी सामग्री जो है वो चयनित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ज़्यादा सामग्री आप न लें, ठीक है ना। और जो आपकी जो स्टडी है वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हमें ध्यान होना चाहिए। उसी के लिए मैंने बताया था कि क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं, तो कम समय में आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। किस चीज़ पर? अगर आपके पास समय है, आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप लहरों के राजहंस को 5 बार पढ़िए, चाहे आप उसकी भूमिका को 10 बार पढ़िए, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए, कितनी बार भी किसी भी सिलेबस को जितना मर्जी पढ़िए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और उसको अच्छे से याद करना है। उसको इतना अच्छे से याद कर लेना है कि क्वेश्चंस वहां से बाहर ना निकले। जैसे नाटकों में, गद्य विधाओं में कहाँ से आते हैं, ये सारी बातें जो होती हैं यही मैं बताऊंगा। लगातार आपको पूरा कोर्स भी करवाने वाला हूं सभी को। और नेक्स्ट जो है इसकी भूमिका जो है वो जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ना। मैं अभी
जस्ट इस वीडियो के बाद पढ़ाऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो जो देख सकते हैं उसके अंदर भूमिका पढ़ाऊंगा मैं, वो भूमिका आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वो आपके लिए 100 में से 100% लाभकारी है। जय हिंद।